चलो अब शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ही पढ़ रहे थे ना। कल हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी के अंदर 3 भाग हैं, मतलब अंदर जाने पर 3 लेयर या 3 परतें पाई जाती है मुख्य रूप से। पहली वाली ठोस परत है, आवाज नहीं आए। ऐसे शांत रहो। पहली परत क्या होगी? क्रस्ट, ठीक है। दूसरी परत लगभग ये 100 किलोमीटर तक मांगेंगे या औसत रूप से 33 किलोमीटर मिलेगा किताब में, ठीक है। 2900 किलोमीटर तक आएंगे तो यहाँ पे जो क्षेत्र होगा ये क्या होगा? मेंटल, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र होगा इसको यहाँ लिखते हैं मेंटल, और ये हो जाएगा कोर इसके नीचे, ठीक। ये 3 हिस्सा हो गया। अब इस तीनों को इनके गुण के आधार पर, घनत्व के आधार पर और तापमान के आधार पर 2-2 वर्गों में और बांट दिया गया है, ठीक है। तो कोर को 2 भागों में बांटा गया है। तो 5150 किलोमीटर तक ये वाला भाग जो है, पृथ्वी की त्रिज्या है 6371, यानी कि 5150 से लेकर 6371 तक का जो भाग है ये ठोस है। और ये ठोस कोर वाले को भाग को कहते हैं आंतरिक कोर, ठीक है। इसको जो है ये पिघला हुआ है, पिघली अवस्था में है, तो इसको कहते हैं बाह्य कोर, ठीक। इसी तरह 700 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है इसके ऊपर ऊपरी मेंटल और नीचे वाले को निचला मेंटल, ठीक है। ये 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर का लगभग 40 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है इसको भी क्या करेंगे? बांट देंगे 2 हिस्सों में। ये ऊपर वाले को ऊपरी क्रस्ट बोल देंगे और नीचे वाले को निचला क्रस्ट, ठीक है। इन जो विभाजन है इनके मध्य जो है कुछ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है या अशांतता का क्षेत्र पाया जाता है, उसका कुछ नाम है जो महत्वपूर्ण है। 2 लगभग सबसे ज़्यादा पूछता है जो जीएस के हिसाब से है, बाकी भूगोल के लिए 5 है। तो हम कल 3 बताए थे, कौन कौन से? एक देखो, क्रस्ट और मेंटल के बीच में है मोह असंबद्धता, ठीक है। मोह असंबद्धता बताए थे। और उसके बाद गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग किसके बीच में है? कोर और मेंटल के बीच में, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग हो जाएगा, ठीक है। और आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में क्या बता दिए थे? दिख रहा है ना? आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में बता दिए थे लेहमन, ठीक है। क्या था? लेहमन, तो ठीक, लेहमन। इसके बाद रेप्टी असंबद्धता है और एक केनार्ड असंबद्धता है। तो केनार्ड जो है ऊपरी परत और ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। हम लिखवा नहीं रहे हैं इसको क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाद में जब एक स्तर बन जाएगा आंतरिक संरचना समझने का तो और भी जटिलताएं हैं जिनको समझा देंगे, लेकिन अभी के स्तर पर मोहो, गुटेनबर्ग और लेहमन 3 याद रखिए। यहाँ जो है देखो, यहाँ पर ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो पाया जाता है इसको बोलते हैं केनार्ड, केनार्ड असंबद्धता। और यहाँ जो पाया जाएगा ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में इसको बोलते हैं रेप्टी, रेप्टी असंबद्धता, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो, इतना तो कल पढ़ाई दिए थे, आगे जो पढ़ना है वो अब शुरू करते हैं। ये सबसे आधुनिक मान्यता है, मतलब जो सबसे आधुनिक विचार है यही है, ठीक। अब कुछ और विचारक हुए थे जो इसके पहले चीज़ों को बताए थे, उसको इसलिए नहीं बताए ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाए पहले। अब जो क्रस्ट मेंटल कोर था तो उसको एक और वैज्ञानिक थे, उसको उन्होंने नाम दिया तत्वों के आधार पर। पहले इन्होंने नाम दिया था, बाद में आधुनिक विचार आया है, ठीक है। तो क्रस्ट को उन्होंने कहा कि क्या है? सियाल। सियाल का अर्थ है क्या? यानी कि इसमें जो तत्व पाया जाता है सिलिका और एल्युमिनियम, इन दोनों शब्दों के मिलकर क्या बना है? क्रस्ट का नाम है सियाल। यानी कि
जो क्रस्ट है इसमें सिलिका है और एल्युमिनियम के तत्व है, हल्के तत्व हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, कल बताए थे भारी तत्वों की अधिकता होती जाती है। तो अगला जो तत्व है, अब देखिए इसमें सियाल जो है इनका सियाल बहुत पतला है, 33, 34, 35 या 40 किलोमीटर तक है अधिकतम। उसके बाद से जो नीचे वाला क्षेत्र है जिसके नीचे पिघला हुआ भाग है, एक और भी मान्यता भी उसको बताते हैं। तो इसके मतलब 100 किलोमीटर के नीचे से ये पूरा भाग जो है, या 40 किलोमीटर के नीचे से पूरा भाग सीमा कहलाता है। जितना बड़ा मेंटल है उसको इन्होंने क्या कहा, सीमा। तो इसमें क्या है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, तो इसको मिला के इन्होंने इसका नाम दिया सीमा, ठीक। और जो कोर था इसमें निकिल पाया जा रहा है और फेरस, ये कोर में निकिल है प्लस फेरस है, तो इसका नाम क्या हो गया, निफे। समझ में आया। क्रस्ट को इन्होंने कहा सियाल, फिर मेंटल को कहा इन्होंने सीमा, और कोर को कहा इन्होंने निफे। तो अगर पूछेगा ऊपर से नीचे का जो क्रम है, तो क्रम बना लेंगे। तो क्या क्रम बनेगा, सियाल, सीमा और निफे। समझ में आया। अब इसी सियाल ये जो सियाल है, इसके नीचे पिघला हुआ भाग है, ठीक है। लगभग 200 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर के भाग पे ये एक पिघला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। क्या बोलेंगे, दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल में क्या है, मैग्मा चैम्बर, जो कल पढ़ाए थे मैग्मा चैम्बर, वो इसी दुर्बलता मंडल में है। यानी कि वह क्षेत्र दुर्बल है। दुर्बल क्यों है, क्योंकि वो पिघला हुआ है। पिघला हुआ होने की वजह से, जैसे पानी है, पानी कहीं रख दो अस्थिर होता है कि नहीं, किसी तरह बह जाएगा। ऐसे ही ये क्षेत्र पिघला हुआ है, जिसके ऊपर सियाल ठोस भाग में है। और आपको प्लेट टेक्टोनिक लगभग सबको पढ़ाए हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक में क्या पढ़ाए थे कि प्लेटें 7 भागों में टूटी हुई हैं। ऊपर का जो सियाल है वो टूटा हुआ है, और नीचे पिघले हुए मैग्मा पर तैर रहा है। तो जो मैग्मा है वही दुर्बलता मंडल में है। यानी कि सियाल जो है किसके ऊपर तैर रहा है, सीमा के ऊपर। समझ में आया। अगर क्वेश्चन आ गया, कथन में आ गया कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, एक कथन आएगा सीमा सियाल के ऊपर तैर रही है, तो कौन गलत है, पहला कि दूसरा, दूसरा गलत है, ठीक है। सीमा सियाल के ऊपर नहीं तैर रही है, सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। समझ में आया। दुर्बलता मंडल समझ में आया। ये लगभग 200 किलोमीटर की गहराई के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पर पदार्थ पिघली हुई अवस्था में है या प्लास्टिक अवस्था में है। इसे दुर्बलता मंडल कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है इसी दुर्बलता मंडल से आता है, ठीक। समझ में आया। आगे बढ़ें। अब ये दुर्बलता, ये जो है पिघला हुआ जो भाग है, ये क्यों है पिघला हुआ। पिघला हुआ मतलब 200 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र है, तो इसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि यहाँ रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, जैसे सूर्य वो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन पढ़े हैं ना, तो उसमें क्या होता है, यूरेनियम से उष्मा मतलब किरणें निकलती हैं, जिससे उष्मा निकलती है। तो ऐसे ही यहाँ भी उष्मा निकल रही है, जिस वजह से पिघल गया। और दूसरा, इसमें मोशन हो रहा है घर्षण की वजह से, घर्षण की वजह से। हाँ, तो उसी में आगे जो है संवहन धारा बताई गई है, वो उसी में दुर्बलता मंडल में चलता है, ठीक है। तो एक घर्षण के कारण और दूसरा रेडियो एक्टिव तत्व के कारण, ये दोनों कारण है कि यहाँ पिघली हुई अवस्था में चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, एक बात ये हो गया। अब एक और जो है विभाजन है, उसमें 3 भाग है। तो उसमें कोर को कहा जाता है बेरिस्फीयर। क्या कहा जाएगा, बेरिस्फीयर। और इसको कहा जाएगा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो क्रस्ट है इसमें इसकी मोटाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये दूसरा विचार है। आधुनिक विचार को याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया, लिथोस्फीयर को हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल में, स्थल मंडल की मोटाई लगभग यहाँ पे 100 किलोमीटर बताई गई है लिथोस्फीयर में, ठीक है।
ये दूसरा विचार है। जैसे एडवर्ड स्वेस ने ये बताया सियालसी मानिफे, और एक ये विचार है जिसमें कोर को बेरिस्फीयर कहेंगे, इसको लिथोस्फीयर कहेंगे या स्थल मंडल कहेंगे, और मेंटल को क्या कहेंगे, पायरोस्फीयर। ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, बेरिस्फीयर किसे कहते हैं, पृथ्वी के केंद्र के, पृथ्वी के क्रस्ट को, पृथ्वी के मेंटल को, केंद्र को। समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। अब पूछेगा क्वेश्चन, लिथोस्फीयर पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, सबसे ऊपरी भाग में, मध्य भाग में कि केंद्रीय भाग में, ऊपरी भाग में। ठीक है, समझ में आया। तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी कुछ फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं। कितना टाइम है जी अभी, 5 मिनट, चलो तो 10 मिनट है अभी। देखो अब पहले हम देखते हैं कि क्रस्ट के बारे में कुछ फैक्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्रस्ट के बारे में देख लेते हैं। क्रस्ट जो है पृथ्वी का सबसे, रुक जाओ, क्रस्ट जो है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, और क्रस्ट में जो चट्टानें हैं, 2 तरह की चट्टानें हैं। ठीक है। देखो क्रस्ट के जो ऊपरी भाग है, इसमें क्रस्ट में क्या क्या है, एक तो स्थल है, स्थल का मतलब जमीन वाला स्थल, वो स्थल मंडल वाला नहीं, स्थल मंडल में दोनों आ जाएगा जो लिथोस्फीयर था। ठीक है। तो स्थल है, इस पे क्या है, पर्वत पठार है। ठीक है। और एक सागर है कि नहीं, सागर भी है। अब देखो सागर वाले क्षेत्र में अलग प्रकार की चट्टानें हैं, और स्थल वाले भाग में अलग प्रकार की चट्टानें हैं। तो स्थल का जो भाग है, मान लो ये स्थल है, ठीक है, स्थलीय भाग है, इसके ऊपर जो है अवसादी चट्टानों का जमाव पाया जाता है। अब अवसादी चट्टानें क्या होती है, अगले पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है। अवसादी चट्टानों का जमाव पाया जाता है, और उस जमाव के नीचे जो चट्टान पाई जाती है उसे बोलते हैं ग्रेनाइट। क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है स्थल वाले भाग में पाई जाएगी। जो जमीन है वास्तव में जिस पे जल नहीं है, वो उसका ऊपरी भाग तो अवसादी है, जैसे जलोढ़ मृदा, लोयस, ये सब है। और उसका निचला वाला भाग जो आधार है वो ग्रेनाइट का है। जैसे हिमालय पर्वत पढ़ाए थे, तो उसमें टेथीस सागर की भूसन्नति से हिमालय बना है, तो इसका ऊपरी भाग तो अवसादी है, लेकिन इसके अंदर क्या भरा रहेगा, इसके अंदर क्या भरा रहेगा, कौन सी चट्टान, ग्रेनाइट, क्योंकि स्थल है ना। ठीक। और जहाँ सागर है इसकी चट्टान बनी है बेसाल्ट से। ठीक है। अब बताओ कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट में कौन भारी होगा। ठीक है। बेसाल्ट भारी होती है, बेसाल्ट जो है ग्रेनाइट की तुलना में भारी होगी। ग्रेनाइट जो है अम्लीय चट्टान है। अब अम्लीय क्या होता है, अम्लीय चट्टान वो चट्टानें होती हैं जब लावा उसमें निकलता है और सिलिका की मात्रा अधिक है, बालू की मात्रा जब अधिक होगी तो उसे अम्लीय चट्टान कहेंगे, और जब उसमें बालू की मात्रा कम होगी तो क्षारीय चट्टान कहेंगे। ठीक है। तो बेसाल्ट क्या है, बेसिकली क्षारीय चट्टान है। ठीक है। और ग्रेनाइट क्या है, अम्लीय चट्टान है। समझ में आया। इसमें सीमा वाला जो तत्व है वो इसमें पाया जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम, और उसमें सियाल वाला तत्व पाया जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक। अब याद कैसे करेंगे कि ग्रेनाइट हल्का है कि बेसाल्ट हल्का है। जैसे बेसाल्ट जो है सागर में डूबा हुआ है, सागर के जो नीचे का भाग है, समुद्र है, इसके ऊपर पानी भरा है, तो इसके जो नीचे का भाग है ये बेसाल्ट है। अगर बेसाल्ट भारी ना होता तो नीचे जो नीचे रहेगा वही ना भारी रहेगा, तो बेसाल्ट नीचे है और ये स्थल है, तो ये स्थल वाला ग्रेनाइट ऊपर है, तो इसको मानेंगे ये हल्का है और ये भारी है। समझ में आया। अब देखो इसका आयतन जो है पूरे पृथ्वी के आयतन का मात्र 0.5% है। ठीक है। आयतन कितना है, मात्र
आधा प्रतिशत 0.5%। और द्रव्यमान और कम है, द्रव्यमान 0.2%। देखो आयतन तो ज़्यादा दिख रहा है लेकिन भार कम है कि नहीं। अभी जब हम देखेंगे कि कोर के बारे में, तो कोर का आयतन रहेगा 16% लेकिन उसका भार रहेगा 32%। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, चट्टानों के घनत्व के कारण। क्रस्ट के चट्टान हल्के हैं और जैसे जैसे नीचे आएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा। तो नीचे आने पर जो चट्टान अगर कम भी लेंगे तब भी उसका वजन अधिक हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो भूसा है और लोहा है, लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा भी एक बोरी भूसे से बड़ा भारी हो सकता है कि नहीं। तो कुछ ऐसी स्थिति है। यहाँ निफे है, निफे में क्या है? निकिल और फेरस, और उसमें बालू है, एल्युमिनियम है, हल्के हल्के तत्व हैं, ठीक है। इसी वजह से ऐसा होता है। समझ में आया? और देखते हैं, ग्रेनाइट का है, बेसाल्ट का है। बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा। और एक घनत्व वाला बन सकता है, इसका औसत घनत्व। क्रस्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं ना, क्रस्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं। 2.7 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो सकता है। यानी कि ऊपरी क्रस्ट जो है ये लगभग 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और ये निचला वाला जो क्रस्ट है वो लगभग 3 है। ठीक, समझ में आया? घनत्व का मतलब हो गया उसका 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा भाग काटेंगे और उसका द्रव्यमान निकालेंगे तो इतना आएगा, वही उसका घनत्व होगा। ठीक, अब हम देखते हैं मेंटल। इतना ही चाहे रहने दे लेते हैं। कल जो है मेंटल और क्रस्ट जो है विस्तार से पढ़ाएंगे और ये पाठ खत्म हो जाएगा। ठीक है।